जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएससी स्टडी पर क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है। आज हमारा उसमें चैप्टर 10 का पार्ट 2 है। चैप्टर 10 पार्ट 2 एक पार्ट हम कर चुके हैं। हमारा हो गया है कि अर्जेंटीना और पराग्वे के जो निम्न भूमि क्षेत्र हैं जिसमें वर्षावन पाए जाते हैं, उन वर्षावनों को स्थानीय भाषा में वहां के लोग क्या कहते हैं, ग्रान चाको कहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जो कि हम नोट्स में पढ़ रहे थे, यानी कि नोट करके, जो नोट क्या होता है, इंपोर्टेंट जो होता है उसे हम नोट में डाल देते हैं। तो आज हम देखेंगे नोट्स में कुछ हमने डाला है और उसके बाद हम साधन और उनके उपयोग में वन देखेंगे और वन्य प्राणी देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? आपको इसका आंसर कमेंट सेशन में देना है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेशन में कमेंट करने हैं। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करने हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं बता चुकी हूँ, हमने जो अर्जेंटीना और पराग्वे के जो निम्न भूमि प्रदेश थे जिसमें वर्षावन पाए जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? ग्रान चाको कहते हैं। हमने वहां तक पढ़ लिया था। आप क्लास को जाकर के देख लें, जो चैप्टर 10 का पार्ट 1 है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट 2। पार्ट 1 भी इम्पोर्टेंट है और पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें देखेंगे जो महोगनी कठोर लकड़ी है, बालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, महोगनी संसार की सबसे कठोर लकड़ी है, ब्राजील में ताड़ जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो साधन है और उनका उपयोग किस तरह से होता है, हम इस क्लास में ये देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखते हैं हमारा नोट में ये जो हम नोट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के कुछ भागों में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली, जैसा कि आप सभी को पता है, ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है। इसमें बोल रहा है कि दक्षिणी पेरू कहाँ पर है? ये रहा पेरू, आपको दिखाई दे रहा होगा। और बोल रहा है उत्तरी चिली, ये चिली है, पूरा लंबा, सबसे लंबा देश इसका चिली ही है, यहां से फैला हुआ है और यहां तक। तो ये कह रहा है कि दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली, यानी कि ये वाला क्षेत्र, इसके कुछ भागों में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। इसलिए आपको ये क्लास ध्यान से पढ़नी है कि मैं आपसे इसमें से 2 क्वेश्चन कल पूछूंगी, उसका आंसर भी आपको फिर कमेंट सेशन में कल देना होगा। जिस तरह से मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर आपको देना होगा, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो यहाँ पर दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के कुछ भागों में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल कहते हैं? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप सभी को पता चल गया, दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के भाग में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। नागफनी तथा कटीली झाड़ियां मुख्य वनस्पति हैं, जबकि अखरोट तथा अंजीर के पेड़ इस प्रदेश के सामान्य वृक्ष हैं, जो अपनी मोटी और चमकीली पत्तियों के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूखा सहन करते हैं। जहां पर मरुस्थल होगा, ये बात मैंने पहले भी बताई है आप सभी को, कि जहां पर मरुस्थल होगा वहां के पेड़ पौधे कटीले होंगे, वहां पर झाड़ियां होंगी, फल फूल वहां पर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो पानी, जो उनकी पेड़ों की जड़ होती है, वो पानी की खोज में बहुत ही नीचे तक चली जाती है जमीन के, और उनमें कांटे निकल आते हैं फूल फल की जगह। तो यही कारण है कि यहाँ पर नागफली तथा कटीली झाड़ियां मुख्य वनस्पति हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है। सेम राजस्थान में देख लो, वहां पर इतने फल फूल नहीं होते हैं, बल्कि वहां पर कटीली झाड़ियां होती हैं।
तो यहाँ पर नागफली और कटीली झाड़ियां मुख्य वनस्पति हैं, जबकि अखरोट तथा अंजीर के पेड़ इस प्रदेश के सामान्य वृक्ष हैं। अखरोट और अंजीर, यानी कि मरुस्थल में अखरोट और अंजीर पैदा किए जा सकते हैं। ओके, इससे आपको क्या पता चला कि अखरोट और अंजीर की खेती कहाँ होती है, तो आप पता लगा सकते हैं कि जहां पर मरुस्थल होगा वहां पर इनके पौधे उगाए जाते हैं, वहां पर इनका उत्पादन होता है। जबकि अखरोट और अंजीर के पेड़ इस प्रदेश के सामान्य वृक्ष हैं, जो अपनी मोटी और चमकीली पत्तियों के कारण, यानी अखरोट और अंजीर के जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो ये अपनी चमकीली पत्तियों के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूखा सहन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि इनकी पत्तियां चमकीली होंगी तो उसमें थोड़ी बहुत नमी होगी तो ये जो ग्रीष्म ऋतु में धूप पड़ेगी उसे सहन कर लेंगी और ये मुरझाएंगी नहीं। समझ रहे हो ना, जो पहले से मुरझाया हुआ होगा वो कैसे धूप सहन कर लेगा, वो तो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि ये चमकीली होती है और चमक किसी में जभी होगी जब उसमें नमी होगी, और इनमें नमी होती है, इस वजह से वहां की ग्रीष्म ऋतु को सहन करने में सक्षम होती हैं। तो यही कारण है इसका। पहला हमारा हो गया कि दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के कुछ भागों में गर्म मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, इसीलिए इस प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। नागफनी तथा कटीली झाड़ियां मुख्य वनस्पति हैं, जबकि अखरोट और अंजीर के पेड़ इस प्रदेश के सामान्य वृक्ष हैं, जो अपनी मोटी और चमकीली पत्तियों के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूखा सहन करते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, इस महाद्वीप के सुदूर दक्षिण, यानी कि ये महाद्वीप है, इसके सुदूर दक्षिण का मतलब हो गया बिल्कुल नीचे, बिल्कुल दक्षिण में। सुदूर का मतलब बिल्कुल दक्षिण में। यहाँ पर क्या है, चिली है, तो ये वही कह रहा है इस महाद्वीप के सुदूर दक्षिण यानी कि दक्षिणी चिली में महासागरीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु के कारण शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दक्षिणी चिली है, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या है, महासागरीय जलवायु का मतलब क्या है, महासागरों से जो पवनें चलती हैं तो उससे जो जलवायु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसको हम महासागरीय जलवायु कहते हैं। तो ये वही कह रहा है कि जो दक्षिणी चिली में है उसमें महासागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण होगी क्योंकि पानी ठंडा होगा तो उसकी जो पवनें चलेंगी उधर से तो ठंडी ठंडी होंगी, इसी के कारण यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और शीतोष्ण जलवायु पाए जाने के कारण शीतोष्ण मिश्रित वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण मिश्रित वन का मतलब होता है कई तरह के वन जो शीत जलवायु में पैदा होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, चीड़, बीज, पेड़ मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। चीड़ और बीज के जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ पर पैदा होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु में। और शीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाएगी, या तो ध्रुवों पर पाई जाएगी और ध्रुवों पर नहीं पाई जाएगी। वैसे भी देखो ध्रुवों पर ही पाई जाएगी, जो ये दक्षिण अमेरिका है ये कहाँ है, ध्रुवों की साइड ही तो है, तो ध्रुवों से भी ठंडी पवनें चलती हैं। और दूसरी बात है कि महासागर के भी पास पड़ रहा है, दोनों तरफ से इसमें महासागर की पवनें आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और जहां पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी वहां पर चीड़ और बीज के वृक्ष ज्यादा पाए जाएंगे, वहां पर चीड़ और बीज के वृक्ष पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना पॉइंट, दक्षिण ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश है दक्षिण ब्राजील। देखो ये सबसे बड़ा देश इसका ब्राजील है और दुनिया का ये 5वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील। तो देखो ये ब्राजील आपको दिखाई दे रहा है, इस सब में सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है। इसके दक्षिण में कहां पर है दक्षिण, ये रहा इसका दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो ये कह रहा है दक्षिण में। जब भी हम दिशाओं को पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण। यानी कि हमारे राइट हैंड की साइड पूरब होगा, हमारे लेफ्ट हैंड की साइड पश्चिम होगा, हमारे सर की साइड उत्तर होगा और हमारे पैरों की साइड दक्षिण होगा। जब भी आप मैप पढ़ो, चाहे किसी भी दिशा में बैठे हो, चाहे आप यूं बैठे हो, चाहे आप यूं बैठे हो, चाहे आप यूं बैठे हो, पूरा आपके राइट हैंड साइड में होगा। आप ये बात हमेशा ही ध्यान रखना।
तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्राजील के दक्षिण में, ब्राजील का दक्षिण कहाँ होगा? अब बता सकते हैं, पैरों की साइड। जब हमने पैसे रखा है तो पैर कहाँ होंगे? नीचे की साइड। तो ये हो गया दक्षिण ब्राजील। तो दक्षिण ब्राजील में, ब्राजील की उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि ब्राजील कहाँ पड़ता है? 0 डिग्री के। 0 डिग्री तो है, देखो यहाँ पर भूमध्य रेखा, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, इसीलिए क्या है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मैं तो कई बार बता चुकी हूँ, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो अगर वहां पर नदियां हैं, पानी है, तो वेपोराइजेशन से क्या होती है? वेपोराइजेशन बन के जलवाष्प बन जाती है और फिर वो पानी के रूप में गिरती है। यानी जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ने की वजह से वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज्यादा होने की वजह से वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होने की वजह से वहां पर घने वन पाए जाएंगे, और घने वन पाए जाने की वजह से क्या होगा? वहां पर लोग ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोगों के लिए खाने के लिए बहुत सारा सामान होगा, तो वहां जनसंख्या भी बहुत पाई जाएगी। तो यही कारण है दक्षिण ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश है। शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास भूमियों के दक्षिण में, ये हो गई उष्णकटिबंधीय, 0 डिग्री हो गई, इसके आसपास उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गई, तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि हो गई यहाँ पर। इसके दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमियों का प्रदेश है। शीतोष्ण का मतलब पता चल गया ना आपको, जहां पर ठंडी पवनें चलती हैं, मौसम वहां का ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर महासागर है इस वजह से। और वैसे भी जैसे जैसे पवनें ऊपर चलती जाती हैं या नीचे चलती जाती हैं, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं पवनें, तो ठंडी होती जाती हैं, क्योंकि वो सूर्य से बहुत दूरी पर चली जाती हैं। जितना टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर होता है उतना टेम्परेचर न तो कर्क रेखा पर होता है न मकर रेखा पर होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर है, और इसके दक्षिण में हमारी घास भूमियां पाई जा रही हैं, और उसके दक्षिण में शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश होने का यही कारण है। तो यहाँ पर शीतोष्ण घास भूमि का प्रदेश पाया जाता है। इन प्रदेशों में साल भर वर्षा होती है। वर्षा क्यों होगी? क्योंकि महासागर है, पवनें यहाँ से पानी भर करके लाएंगी और यहाँ पर बरसाएंगी, तो इसी कारण यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। परंतु शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में इतना वेपोराइजेशन होगा नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा सीधी नहीं पड़ेंगी। शीत ऋतु कब आती है? जब सूर्य जिस देश से दूर चला जाता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4-5 महीने दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो उत्तर यानी कि भारत में सर्दियां आ जाती हैं। तो सर्दियां कब आती हैं? जब सूर्य दूर चला जाता है, तो यहाँ पर सर्दियां आ जाएंगी, दूर चला जाएगा सूरज, तो किरणें तो सीधी पड़ेंगी नहीं, यानी वेपोराइजेशन कम होगा। वेपोराइजेशन नहीं होगा तो फिर बारिश कम होगी। लेकिन वही गर्मियों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वेपोराइजेशन होगा, और वेपोराइजेशन होने से बारिश होगी। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। इस शीतोष्ण प्रदेश में, जो ये उष्णकटिबंधीय घास मैदानों की जो नीचे का दक्षिण का भाग है, इस शीतोष्ण प्रदेश में सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है। ये वाला पॉइंट हमारा ये बात कह रहा है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया? अब नीचे देखते हैं, यहां तक हो गया। परंतु शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। अर्जेंटीना के मध्य भाग में इन घास भूमियों को पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना कहाँ है? ये आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के मध्य भाग में, ये अर्जेंटीना का मध्य भाग हो गया। इसमें इन घास भूमियों को, जो घास भूमि यहाँ पर पाई जाती है अर्जेंटीना के मध्य भाग में, वहां पर इन घास भूमियों को पंपास के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपको दे देंगे यूरोप के मैदान है, ये अफ्रीका के मैदान है, एशिया के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के मैदान है, या फिर ये दक्षिण अमेरिका के मैदान है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अर्जेंटीना के मध्य भाग में पाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट अर्जेंटीना देश दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो आपको दक्षिण अमेरिका ध्यान रखना है।
तो इन अर्जेंटीना के मध्य भाग में इन घास भूमियों को पंपास के नाम से जाना जाता है। जो ये शीतोष्ण घास भूमियों का प्रदेश था उसी में, क्योंकि यहाँ पर ब्राजील है, आपको पता है ये पूरा ब्राजील है, और कहाँ तक आ रहा है ब्राजील, और अर्जेंटीना के साथ तक आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी घास भूमियां पाई जाती हैं उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। अब है पेंटागोनिया का मरुस्थल पंपास से दक्षिण एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में फैला है। पेंटागोनिया का मरुस्थल पंपास, पंपास का मतलब जो अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं वहां से दक्षिण एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में, दक्षिण एंडीज हमने बताया था कल कि एंडीज पर्वतमाला कैरेबियन सी से लेकर के यहां तक और दक्षिण तक फैली हुई है। तो ये वही कह रहा है कि जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है वो पंपास से दक्षिण एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में फैला है। दक्षिण एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में, ये दक्षिण एंडीज हो गई, इसके पूर्वी भाग में फैला हुआ है पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, तो दक्षिणी जो एंडीज पर्वतमाला के दक्षिण के पूर्व भाग में फैला हुआ है, यानी कि यहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल पंपास से दक्षिण एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में, पंपास से लेकर दक्षिण एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी भाग में फैला है। जलवायु यहाँ की शुष्क है। अब जब मरुस्थल होगा तो शुष्की होगी, शुष्क का मतलब सूखी जलवायु, जहां पर सूखी धूल भरी पवनें चलती हैं, वहां पर बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, रेत उड़ता है वहां पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शुष्क जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी क्योंकि पश्चिमी पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। चलो देखते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। देखो पेंटागोनिया का मरुस्थल आप सभी को पता चल गया कि जो एंडीज पर्वतमाला आ रही है उसके दक्षिण से लेकर के एंडीज पर्वतमाला के पूर्व तक फैला हुआ है हमारा पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब ये मरुस्थल है तो इसमें शुष्क जलवायु पाई जाएगी। ओके, शुष्क जलवायु पा गई। अब यहाँ पर शुष्क जलवायु क्यों पाई जाती है उसका कारण बताया है, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, पर्वतों की छाया में पड़ता है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये कोई पहाड़ी है, ये हमारी पहाड़ी हो गई, ये पहाड़ी है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई सागर है, सपोज यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये कोई यहाँ पर पहाड़ी हो गई, ये प्रशांत महासागर हो गया, ऐसे समझो ये प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ बहुत सा पानी है। अब पवनें प्रशांत महासागर की ओर से इस पहाड़ी के साइड चल रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ से पानी भर करके लाएंगी पवनें, पानी भर के लाएंगी पवनें, तो बहुत सारा पानी भर के ले आएंगे। लेकिन बीच में इन्हें ये पहाड़ी मिल गई, अब इसे क्रॉस कैसे करें, क्योंकि वो तो पवने हैं, कोई उनमें जीत तो है नहीं कि भाई चलो और थोड़ी हाइट बढ़ा लें, वो तो हवा उन्हें जैसे ढकेलेगी वो तो वैसे ही ढकेली जाएंगी ना। अब हवा तो उन्हें ऐसे ला रही थी, अब ऐसा थोड़ी है नहीं कि ये पर्वत आ गया तो चलो ऊपर हो जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। जो पवने ऊपर से जा रही होंगी वो ऊपर से चली जाएंगी, लेकिन जो पवने इससे टकरा रही होंगी वो तो टकरा के वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। यानी जो पवने पानी भर करके इस इतने तक ला रही थी वो इससे टकराकर बारिश को यही कर देंगी, यानी कि पानी को यही गिरा देंगी। इतना आपको क्लियर हुआ कि पानी को कहाँ गिराएंगी, जो इस क्षेत्र में पवने आ रही थी वो पानी को इससे टकरा करके यही गिरा देंगी। इतना क्लियर हुआ। लेकिन जो पवने तो इससे थोड़ी ऊपर जा रही थी, यानी पवने ऐसे चल रही थी, तो इतना भाग तो इन्होंने यहाँ गिरा दिया, जो थोड़ा भाग था वो सीधा निकल गया। क्लियर हुआ, सीधा निकल गया, तो इस क्षेत्र में कोई बारिश नहीं हुई ना इस क्षेत्र में कोई बारिश, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल सूखा रह गया। अब वो पवने पता नहीं कहाँ कौन से पर्वत से टकराएंगी या फिर कब जाके वो भारी होंगी कि उन्हें वायुमंडल में रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और कहाँ जाकर पानी गिराएंगी हमें भी नहीं पता। ये तो उन्हीं को पता है कि कहाँ पर वो भारी होंगी, धूल के कण कहाँ उनमें मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होगी, तो इसी क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र हो गया ये, वृष्टि छाया क्षेत्र।
अब वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी। यहाँ पर जब कोई बारिश नहीं होगी तो मरुस्थल अपने आप ही हो जाएगा। जब मरुस्थल हो जाएगा तो यहाँ पर कोई भी फसल करना मुश्किल होगा। और जहां पर मरुस्थल होता है वहां पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियां और नागफली मुख्य वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यही कारण है राजस्थान में यही सब पाए जाते हैं। और वहां पर थोड़ी बहुत कृषि होती है, जैसे बाजरे की कृषि, पानी कम चाहिए होता है वो कर लेते हैं लोग। गेहूं की थोड़ी बहुत कृषि कर लेते हैं, नदियों वगैरह से, जो इंदिरा सागर झील वगैरह जा रही है उससे कर लेते हैं थोड़ी बहुत पानी। तो ये ही कारण है। सेम यही हमारा राजस्थान में लागू होता है कि जो राजस्थान की जब मानसून आता है तो आता तो केरल की साइड से है, जैसे ये रहा हमारा भारत प्यारा, यहां से आता है मानसून। और आगे क्या है, जो भी थोड़ी बहुत पहाड़ियां हैं राजस्थान में उससे टकरा करके क्या करती हैं, वो पानी को इधर घेर देती है, महाराष्ट्र की साइड, गुजरात की साइड, और जो ऊपर से निकलनी होती है वो सीधी निकल जाती है और फिर हिमालय से गिरकर यूपी में उनसे बारिश हो जाती है। समझ में आया इतना? आप सभी को समझ में आ रहा है इतना? हाँ, तो यही कारण है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जब पहाड़ियों से पानी टकरा करके एक साइड गिर जाता है और दूसरी साइड नहीं गिरता है, जहां पर नहीं गिरता है उसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वृष्टि से छाया है, यानी यहाँ पर पानी नहीं गिरा है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य वन। तो यहाँ पर जो पेंटोगोनिया का मरुस्थल होने का क्या कारण है? वृष्टि छाया क्षेत्र है इसका कारण। समझ आ गया? अब हम देखते हैं साधन और उनका उपयोग। जो हम नोट्स में पढ़ रहे थे, यानी नोट में डाल करके पढ़ रहे थे, वो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम साधन और उनका उपयोग देखेंगे। तो हमने दक्षिण अमेरिका की भूमि कल देख ली थी, जलवायु हमने कल देख ली थी, लेकिन हम उसके नोट देख रहे थे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो हमने कुछ कल देखे थे, कुछ आज देख लिए। आज हम साधन और उनका उपयोग पढ़ेंगे और जो भी इस क्लास से बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यानी कि जो चैप्टर 10 है वो थोड़ा बड़ा है, तो हम कल उसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो साधन और उनका उपयोग में पहले हम वन देखेंगे। वन यानी आप सभी को पता है पेड़ पौधे, जहां पर बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे हों उसको ही हम वन कहते हैं। जहां पर वन होते हैं वहां पर जंगली जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि वन घर में तो होते नहीं है, जंगलों में होते हैं। तो जंगलों में जो बड़े बड़े क्षेत्रों में पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को हम वन कहते हैं। वन क्या है? दक्षिण अमेरिका बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है, जिनमें बहुमूल्य साधन पाए जाते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग घने वनों से घिरा हुआ है, जिनमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। क्यों घिरा हुआ है सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में अमेजन वन पाए जाते हैं। और दूसरा कारण है, अमेजन वन तो ब्राजील में हो गए। ब्राजील तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। और दूसरा कारण हो गया क्योंकि दक्षिण अमेरिका पूरा महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ यानी कि पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में पैसिफिक ओशन है, तो इस वजह से भी यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। क्योंकि पवनें चलती हैं, पानी भर करके लाती हैं और फिर वो बरसाती रहती हैं, तो वहां पर अच्छी भली मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और वहां पर वनों का निर्माण हो जाता है। तो बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं वनों में, तो बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी बहुमूल्य वस्तु हैं। महोगनी सबसे कठोर लकड़ी यहीं पर पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के वनों में। सबसे कठोर लकड़ी होती है महोगनी की, वो कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका के वनों में से ही वो पाई जाती है। महोगनी सबसे कठोर लकड़ी। वालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं कि संसार की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है, संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है, और ये किस किस काम आती हैं, क्या क्या इनका उपयोग होता है, सब हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आप देखना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कौन सी बीमारी के लिए कौन सी छाल उपयोग में आती है देखेंगे। तो महोगनी लकड़ी सबसे कठोर लकड़ी है, महोगनी की लकड़ी। वालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। तो जो भी हल्के कामों में यूज करते हैं उसमें हम वालसा लकड़ी को यूज करेंगे, जिसमें हम जैसे बिजली के खंभे
खंबे बनाने हैं, टेलीफोन के तार खंबे बनाने हैं, और भी बहुत सारा हमें करना पड़ता है कठोर लकड़ी का। तो कठोर लकड़ी को हम वहां पर महोगनी की लकड़ी को यूज करेंगे, और जहां पर हमें हल्की लकड़ी का यूज करना होगा वहां पर हम बालसा लकड़ी का यूज करेंगे। ब्राजील में ताड़ जाति के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ताड़ जाति के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ताड़ बहुत ही लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ताड़ जाति के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। ये ब्राजील देख रहे हो, इसी में पाए जाते हैं। कार्नोबा वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग जूता पॉलिश, मोमबत्ती तथा फर्नीचर को पॉलिश करने में यूज किया जाता है। कार्नोबा वृक्ष से, तो क्या ध्यान रखना है आपको? कार्नोबा वृक्ष। कार्नोबा वृक्ष के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको कि कार्नोबा वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है। मोम प्राप्त करके उसका उपयोग जूता पॉलिश में, मोमबत्ती बनाने में तथा फर्नीचर को पॉलिश करने में यूज किया जाता है। किसका? कार्नोबा वृक्ष का। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल से प्राप्त कुनैन औषधि बनाने में इसका यूज किया जाता है। यानी कि सिनकोना क्या है? एक वृक्ष है, उसकी छाल से प्राप्त जो कुनैन होता है, उसकी छाल से जो हमें कुनैन प्राप्त होता है, उसे हम औषधि बनाने में यूज करते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष से जो हमें छाल प्राप्त होती है, उससे हम कुनैन प्राप्त करते हैं, और कुनैन से फिर हम औषधि बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, कुनैन औषधि बनाने में काम किया जाता है। चिकिल से च्युइंगम बनाया जाता है। तो च्युइंगम जो खाते हैं लोग, वो कैसे बनाई जाती है? चिकिल से। किससे? चिकिल से। ध्यान रखना है आपको, च्युइंगम कैसे बनाई जाती है? चिकिल पेड़ से च्युइंगम बनाई जाती है। नेक्स्ट है अमेजन नदी द्रोणी, जो रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है। अमेजन नदी द्रोणी, मैंने बताया था नदी द्रोणी क्या होती है। नदी जब गुजरती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां भी होती हैं, उसी क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं। यानी कि नदी के आसपास के क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं, क्योंकि कोई वहां से कैनाल निकाल लेगा, कोई वहां पर झील पैदा कर देगा, कोई वहां पर नदी निकाल लेगा, छोटी बड़ी नदियां उसमें मिलेंगी, इसी वजह से उस क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। तो अमेजन नदी द्रोणी जो रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है, आपको क्या ध्यान रखना है? अमेजन नदी द्रोणी रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि रबड़ का मूल स्थान कौन सा है, रबड़ उत्पादन का मूल स्थान कौन सा है, मूल का मतलब सबसे पहले ये रबड़ यहीं पर उत्पादित की गई थी, उसको मूल स्थान कहा जाता है। तो अमेजन नदी द्रोणी जो रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि रबड़ सबसे पहले अमेजन नदी द्रोणी में ही पैदा की गई थी। उसके बाद है पूर्वी उच्च भूमि भेरवा वृक्ष, जिसकी पत्तियों का प्रयोग चाय की पत्ती के समान पानी में उबालकर किया जाता है। पूर्वी उच्च भूमि, भेरवा, पूर्वी उच्च भूमि का मतलब क्या हो गया? ये मैंने बताया था कल, हमने जो हमने भूमि पढ़ी थी इसकी दक्षिण अमेरिका की, तो हमने 4 भागों में उसे बांटा था। उसमें से हमने कहा था कि जो पूर्व में भूमि है वो उच्च भूमि है, यानी कि वहां पर बारिश ज्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा शीतोष्ण वर्षावन, शीतोष्ण जलवायु, वहां पर बारिश ज्यादा होती है और वो थोड़ी उठी हुई ऊंची होती है, उसी को हम उच्च भूमि कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है पूर्वी उच्च भूमि जिसमें भेरवा वृक्ष पाया जाता है। भेरवा वृक्ष कौन सा? ध्यान रखना है आपको, भेरवा वृक्ष जिसकी पत्तियों का प्रयोग चाय की पत्ती के समान पानी में उबालकर किया जाता है। तो पूर्वी उच्च भूमि में भेरवा वृक्ष पाया जाता है, जिसकी पत्तियों का प्रयोग चाय की पत्ती के समान पानी में उबालकर किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भेरवा वृक्ष है क्या? चाय की पत्ती के समान का एक वृक्ष है। जैसे चाय का वृक्ष होता है वैसे इसका वृक्ष होता है। जैसे हम चाय के वृक्ष से पत्तियां निकालते हैं वैसे इससे पत्तियां निकालते हैं। जैसे हम चाय की पत्तियों को उबाल करके उसका प्रयोग करते हैं वैसे इसकी पत्तियों को भी उबाल करके प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ग्राम चाको के वनों का पेड़ क्वेपेव्रेको, अर्थ होता है इसका कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। ग्राम चाको के वनों का एक पेड़ है। कल हमने बताया था कि जो अर्जेंटीना और पराग्वे के जो भागों में जो वहां पर
वन पाए जाते हैं, मतलब जो अर्जेंटीना और पराग्वे के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको हम ग्रान चाको कहते हैं, वहां के स्थानीय भाषा के लोग। तो ग्रान चाको के वनों का एक पेड़ है जिसका नाम कपेव्रेको है, कपेव्रेको। इसका अर्थ क्या होता है कपेव्रेको का? इसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। तो जो ये ग्रान चाको के वनों का एक पेड़ कपेव्रेको, जिसका अर्थ कुल्हाड़ी तोड़ने वाला है, इसकी कठोर लकड़ी जिससे टैनिन नामक अम्ल प्राप्त किया जाता है, टैनिन नामक अम्ल प्राप्त किया जाता है, और इसका प्रयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कपेव्रेको वन है, जो कपेव्रेको पेड़ है जो ग्रान चाको के वनों में पाया जाता है, और इसकी कठोर लकड़ी होती है जिससे टैनिन नामक अम्ल बनाया जाता है, और उस अम्ल का प्रयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। एंडीज के पूर्वी ढालों पर वनों को मोंटाना कहा जाता है, जिसमें कीमती मुलायम लकड़ी होती है। एंडीज के पूर्वी ढालों पर, ये एंडीज पर्वतमाला है, इसके पूर्वी ढालों पर क्या पाई जाती है? वनों को मोंटाना कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जो एंडीज के पूर्वी भागों में जो वन पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या पंपास के नाम से जाना जाता है, क्या कपेव्रेको के नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ मोंटाना के नाम से जाना जाता है, या सवाना के नाम से जाना जाता है? ऐसे आपको दे देंगे, तो ध्यान रखना है जो एंडीज के पूर्वी भागों में जो वन पाए जाते हैं उनको हम मोंटाना के नाम से जाना जाते हैं। और जो मोंटाना वन है उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही कीमती होती है और बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही कीमती होती है मोंटाना वनों की लकड़ी, और बहुत ही मुलायम होती है। तो ये हमारे वन हो गए कि दक्षिण अमेरिका बहुत बड़ा भाग वनों से ढका है, जिसमें बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य साधन पाए जाते हैं। यहाँ पर महोगनी कठोर लकड़ी पाई जाती है, वालसा नामक संसार की हल्की लकड़ी पाई जाती है, ब्राजील में ताड़ जाति के वृक्ष पाए जाते हैं, कार्नोवा वृक्ष से मोम प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग जूता पॉलिश में, मोमबत्ती बनाने में, फर्नीचर को पॉलिश करने में यूज किया जाता है, कार्नोवा वृक्ष का। सिनकोना की छाल से प्राप्त कुनैन औषधि बनाने में, सिनकोना की छाल से जो प्राप्त कुनैन होता है उसका औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। चिकिल नामक वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। अमेजन नदी द्रोणी जो रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है, अमेजन नदी द्रोणी जो कि रबड़ के वृक्ष का मूल स्थान है। पूर्वी उच्च भूमि, वहां पर भेरवा वृक्ष पाया जाता है, जिसकी पत्तियों का प्रयोग चाय की पत्ती के समान पानी में उबालकर किया जाता है। ग्रान चाको के वनों का पेड़ कपेव्रेको, जिसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला, इसकी कठोर लकड़ी जिससे टैनिन नामक अम्ल बनाया जाता है, इसका प्रयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। यानी कि टैनिन अम्ल किस काम आता है? चमड़ा बनाने में। एंडीज के पूर्वी ढालों पर वनों को मोंटाना कहा जाता है, जो कि कीमती और मुलायम लकड़ी के लिए विश्व में विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे हैं वन्य प्राणी। अब क्या रह गया हमारा? वन्य प्राणी। वन्य प्राणी और देखते हैं इसमें कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वन्य प्राणी में है पहला केडोर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केडोर प्राणी है वो कैसा है, बहुत तेज उड़ता है, बहुत धीमे उड़ता है, या फिर उड़ता नहीं है, उसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं आपसे। तो ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी क्लास के लिए हो, 6th 7th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे वन्य प्राणी पर ये क्वेश्चन दे देंगे। और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछा जा सकता है कि केडोर पक्षी है वो किस देश में पाया जाता है, केडोर पक्षी की क्या विशेषता होती है, ऐसे पूछा जा सकता है। मतलब पूछा भी गया ये बहुत बार, और आगे भी आपको इससे ध्यान रखना है। केडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। तो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा हो गया? केडोर। केडोर केडोर यानी कि इसकी डोर पकड़नी है हमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि इसकी डोर पकड़ लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है दुनिया का। दूसरा है रिया। रिया है न उड़ सकने वाला पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यानी कि रिया, इसकी रील नहीं आएगी, ये उड़ नहीं पाएगा, ये आ नहीं पाएगा,
अब आएगा नहीं तो उड़ नहीं पाएगा, तभी तो नहीं आ पाएगा, ऐसे ध्यान रखना है आपको। यानी कि री आ नहीं आ पाएगा। ये री जब आ जाती है किसी की, मतलब जिससे एग्जाम में री आ जाती है, इसका मतलब वो पास नहीं हुआ है ना। तो वैसे ही ये भी नहीं आ पाएगा, रिया का मतलब नहीं आ पाएगा। न उड़ सकने वाला पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग, तो रिया से आपको ध्यान रखना है कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी री आ गई है इसलिए नहीं आ पाएगा। तो न उड़ सकने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। दूसरा है मकड़ा बंदर, यानी कि एक तो मकड़ा होता है और दूसरा बंदर, दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है मकड़ा बंदर। देखते हैं कौन सा प्राणी होता है ये। कलाबाजी एवं कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, कलाबाजी और कर्तव्यों के लिए। तो जो भी बंदर आपने देखे होंगे ना, खेल वगैरह करने आते हैं गलियों में, गांव में, वो यही बंदर होते हैं, मकड़ा बंदर, जो कलाबाजी करते हैं, पेड़ तारों पर चलते हैं, छोटी छोटी डोरियों पर चलते हैं, वो यही होते हैं मकड़ा बंदर। तो कलाबाजी एवं कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर उल्लू बंदर। दूसरा कौन सा है? उल्लू बंदर। इन्हें रातें अत्यंत प्रिय होती हैं। उल्लू को तो होती हैं, उसे तो दिन में दिखता ही नहीं उल्लू को, उल्लू तो रात में ही देख पाता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि उल्लू बंदर का मतलब हो गया इन्हें रात अत्यंत प्रिय होती हैं, क्योंकि इन्हें रात में ही दिखता है। तो उल्लू से आपको ध्यान रखना है कि रात अत्यंत प्रिय होंगी। वैसे ही मकड़ा बंदर से, बंदर क्या करता है, मकड़ा भी क्या होता है, कभी यहाँ पर जाला बना लिया, कभी यहाँ पर जाला बना लिया, कभी थोड़ी देर में बना लेता है वो, तो यानी कि वो कलाबाजी करता है, अपनी कला दिखाता है। तो वैसे ही ध्यान रखना है कि मकड़ा बंदर कलाबाजी एवं कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है, उल्लू बंदर इन्हें रातें अत्यंत प्रिय होती है। फिर है प्यूमा। प्यूमा क्या है? सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है। प्यूमा सिंह परिवार का, यानी कि जो शेर होते हैं उसी परिवार का ये प्राणी है, और ये अत्यंत खतरनाक प्राणी है। चीते से भी बलवान है ये प्यूमा। हालांकि चीते के बराबर बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है, लेकिन चीते से भी अधिक बलवान है, और ये सिंह प्रजाति का ही एक जानवर है, एक प्राणी है। तो प्यूमा का मतलब क्या ध्यान रखना है आपको? पावरफुल। प्यूमा का मतलब पावरफुल, ये अपने आप में, मैं पावरफुल, प्यूमा मैं पावरफुल हूं। तो सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है, चीते से भी बलवान है प्यूमा। फिर है जैगुआर। जैगुआर एक शिकारी पक्षी है, लेकिन सबसे बड़ा शिकारी पक्षी तो कैडोर है। ये कम शिकारी पक्षी है, लेकिन एक शिकारी पक्षी है। कैडोर किसमें आता, जैगुआर किसमें आता है? शिकारी पक्षी है। तो जैगुआर का मतलब शिकारी, जैगुआर आ गया तो हम भागते हैं जल्दी जल्दी। तो वैसे ही क्या हो गया, जैगुआर से शिकारी जानवर आपको ध्यान रखना है। फिर आता है, या फिर जैसे जैक आ जाती है ना, जैक की ठेली वगैरह होती हैं, वो आ जाती है, तो वो एकदम खाली करती है, कुछ भी डस्ट वगैरह है कुछ भर के लाती हैं, ईंटा भर के लाती हैं, तो एकदम उठती हैं और फिर खाली करती हैं, तो हम जल्दी से भागते हैं। तो यानी कि ये शिकारी जानवर है, इससे भागो। तो यहाँ पर जैगुआर का मतलब यही ध्यान रखना है कि जैग आ गया और हमें भागना है, जैग आ गया हमें भागना है। ओके। फिर है आर्मेडिलो एवं एंट ईटर। आर्मेडिलो एवं एंट ईटर, ये कौन सा वन्य प्राणी है देखते हैं। प्राचीन काल के स्तनधारियों में से एक है, यानी कि प्राचीन काल के जो स्तनधारी से उसमें ये बचा रह गया है, और यही आर्मेडिलो एवं एंट ईटर नामक जो प्राणी है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आर्मेडिलो एवं एंट ईटर, आर्मेडिलो एवं एंट ईटर। तो ये प्राचीन काल का स्तनधारियों में से एक है और ये पाया जाता है। आर्मेडिलो का मतलब एंशियंट टाइम के जो जीव हैं उनको हम आर्मेडिलो कहते हैं, और वो प्राचीन काल के स्तनधारियों में से एक है। फिर है लामा। लामा होता है, लामा का मतलब होता है लंबी गर्दन। तो लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति, ऊंट है ये, यहाँ पर ऊंच नहीं है, ऊंट, लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति पर्वतीय क्षेत्रों में बोझा ढोने के काम आते हैं। लामा क्या है? लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति है जो पर्वतीय क्षेत्रों में बोझा ढोने के काम आती है। ये ऊंटों की तरह कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकते हैं। तो लामा ध्यान रखना है, लामा का मतलब लंबी गर्दन, लामा का मतलब लंबी गर्दन।
तो लंबी गर्दन वाले ऊंट की प्रजाति के ये जानवर होते हैं लामा, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में बोझा ढोने के काम आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहां पर दर्शन करने जाते हैं 4 धाम के, तो वहां पर इनका भी यूज किया जाता है सवारी ढोने के लिए, उनका सामान ढोने के लिए, और भी वहां पर जो भी कार्य गतिविधियां होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है लामा का। फिर है अल्पाका। अल्पाका ये लामा की छोटी प्रजाति है, यानी कि जो ये ऊंट है लंबी गर्दन वाला, इसकी छोटी प्रजाति क्या है? अल्पाका। अल्पाका अल्पाका क्या है? लामा की छोटी प्रजाति है। फिर है ग्वानको। ग्वानको एक जंगली लामा है। ये तो देखो ये जंगल में पाया जाएगा, इन्हें मानव भी रख सकते हैं, अपने गतिविधियों में भी ले सकते हैं, बोझा ढोने के काम में ले सकते हैं, लेकिन जो ग्वानको है वो जंगल में ही पाया जाएगा, वो फ्री रहता है, उसे कोई काम में नहीं ले सकते आप। तो ये ग्वानको आपको ध्यान रखना है, ये जंगली लामा है, यानी कि है लामा की प्रजाति लेकिन ये जंगल में रहते हैं। ओके। फिर है गिलहरी बंदर। गिलहरी बंदर अपनी विनम्रता के लिए प्रसिद्ध है। गिलहरी तो कितनी क्यूट सी होती है ना, उसे तो खिलाने का मन करता है, तो वो क्यूट है और वो अपनी विनम्रता के लिए जानी जाती है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, किसी का कुछ गलत नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है, कुछ उसे खाने को चाहिए होता है वो दे दो, बस उसमें खुश रहती है, तो विनम्रता के लिए जानी जाती है गिलहरी बंदर। ओके, क्योंकि बंदर की प्रजाति का है, इसमें दोनों मतलब मिक्सचर है, इसमें गिलहरी के भी गुण हैं, बंदर के भी गुण हैं, लेकिन ये अपनी विनम्रता के लिए जानी जाती है, बंदर गिलहरी या गिलहरी बंदर। फिर है इनके अतिरिक्त रेंगने वाले जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे सांप, अजगर, एनाकोंडा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एनाकोंडा विशाल अजगर होता है जिसकी लंबाई 10 मीटर तक होती है। एनाकोंडा क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। एनाकोंडा इनके अतिरिक्त यहाँ पर रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, जैसे सांप, अजगर, एनाकोंडा। एनाकोंडा विशाल अजगर होता है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। फिर है पशुपालन। पशुपालन में क्या है? विशाल घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। विशाल घास के मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्धनम भागों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इन्हीं घास के मैदानों में पशुपालन किया जाता है। पशुपालन में ये लोग भेड़ों का, बकरियों का मांस और ऊन प्राप्त करने के लिए पालते हैं। भेड़ बकरियां यहाँ पर ज्यादा पाली जाती हैं। एक तो उनसे ये ऊन प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा उनका मांस बना करके निर्यात कर देते हैं। तो इस तरह से ये भेड़ और बकरियों का यहाँ पर मुख्य पालन होता है। संसार में पशुओं और उनके मांस के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका अग्रणी है। संसार में पशुओं और उनके मांस के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका अग्रणी है। तो आपको ये इस तरह से ध्यान रखना है, ये हमारे वन्य प्राणी हो गए। और वर्षा कैसी होती है आप सभी को यहाँ पर पता है। वर्षा कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती है, ब्राजील में बहुत अच्छी वर्षा होती है, लेकिन वहीं पर जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें महासागरीय वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि में वर्षा होती है, एंडीज पर्वतमाला में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन एंडीज पर्वतमाला को जो पूर्वी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है ये हमने देख लिया कि जहां पर ऐसी पहाड़ी जिससे टकराकर एक साइड तो वर्षा हो जाए लेकिन दूसरी साइड वर्षा ना हो पाए, जिस साइड वर्षा नहीं हो पाती उसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। वन्य प्राणी, कैडोर का मतलब क्या होता है, इसकी डोर पकड़ लो क्योंकि ये शिकारी पक्षी है। रिया क्या होता है, इसकी रिया आ गई इसीलिए आ नहीं पाएगा यानी कि उड़ नहीं पाएगा। शुतुरमुर्ग हो गया। मकड़ा बंदर क्या हो गया, मकड़ा कलाबाजी, कहीं यहाँ मकड़ा बनाया, यहाँ जाला बनाया, वहां जाला बनाया, ये हो गया। उल्लू रात प्रिय होती है, इन्हें रातें। प्यूमा क्या हो गया, सिंह परिवार का है लेकिन चीते से भी बलवान होता है। जैगुआर यानी कि जैक आ गई तो भागो, शिकारी जानवर है ये, ठीक है। आर्मेडिलो एवं एंट ईटर प्राचीन काल के स्तनधारियों में से एक है यानी कि एंशियंट है। आर्मेडिलो का मतलब एंशियंट। फिर अल्पाका, अल्पाका लामा की एक छोटी प्रजाति है। ग्वानको जंगली लामा होता है। गिलहरी बंदर अपनी विनम्रता के लिए जानी जाती है। फिर इसके अतिरिक्त रेंगने वाले जीव होते हैं जैसे अजगर हो गया, सांप हो गया, एनाकोंडा हो गया। एनाकोंडा एक विशाल अजगर होता है। इस तरह से यहाँ पर देख लिया पशुपालन में भेड़ और बकरियां यहाँ का मुख्य पशुपालन है, जिसमें से ऊन भी प्राप्त कर लेते हैं और उसके मांस को भी बेच देते हैं। तो दोनों तरह से इसका उपयोग करते हैं।
और थोड़ा बहुत भी बच रहा है पशुपालन में, वो भी हम देख लेंगे 1-2 लाइन कल, और पूरा हम 10th चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे कल, और फिर इसका टेस्ट ले लेंगे, इसका फिनिश करके टेस्ट ले लेंगे। जैसे आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, क्या क्वेश्चन पूछे थे दोबारा रिपीट करती हूँ। संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, और एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। आपको ये 2 आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, देखते हैं, और सभी को करने हैं, ऐसा नहीं आप नहीं करो। क्लास को अच्छे से देखो और फिर उसके बाद कमेंट करो, उनके आंसर दो। ओके, तो जय हिंद जय भारत। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी पर प्राप्त हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।